मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी करने के बाद अब अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया है। इस वचन पत्र में कई तरीके के वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 रुपए किलो में गोबर खरीदना, जातिगत जनगणना और इसके अलावा कई और अन्य मुद्दे शामिल किए हैं। कितना प्रभावी रहेगा एमपी के चुनावों में कांग्रेस का ये वचन पत्र और किस तरीके से जनता को प्रभावित करने वाला ये वचन पत्र है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस वचन पत्र की आड़ में कांग्रेस पर हमलावर हो सकती है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी। सर से जानेंगे कि कितना प्रभावित करने वाला है और कितना लोगों को लोक लुभावन वादों वाला ये वचन पत्र है। सर देखिए, किसी भी पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो निश्चित रूप से एक तो उसकी वो सरकार में आएंगे तो क्या क्या करेंगे ये बताने के लिए होता है, दूसरा निश्चित रूप से मतदाता को प्रभावित करने के लिए तो होता ही है, और ये वो घोषित रूप से करते हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है घोषणा पत्र जारी करना। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं। बहुत दिनों से हमारे देश में एक राजनीति चल पड़ी है, मुफ्त बांटने की राजनीति। पहले ये दक्षिण के राज्यों में होता था, अब उत्तर के राज्यों में भी ये बहुत प्रमुखता से बहुत तेजी से हो रहा है। खासकर आम आदमी पार्टी का जो प्रादुर्भाव हुआ बहुत तेजी से वो आगे बढ़ी मुफ्त की योजनाओं की वजह से। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है कि बनना चाहिए कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो राज्यों की आर्थिक स्थिति को किस तरफ वो लेकर जाएंगे। ओवरऑल हमारी जो हम बात करते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं और हम तीसरे स्थान पर जाने का हमारा लक्ष्य है। अगर राज्यों की सरकारें अपना अर्थशास्त्र मुफ्त की योजनाओं के सहारे चलाएंगी तो वो अल्टीमेटली हमारा जो बड़ा एक लक्ष्य है, बड़ा एक उद्देश्य है भारत को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का, वो किस हद तक प्रभावित होगा, इस पर भी बातचीत चुनाव के दौरान मुझे लगता है होना चाहिए। कांग्रेस का जो आज का वचन पत्र है उसमें जैसे उन्होंने 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो बढ़त ली थी, ज्यादा सीटें 5 सीटें ज्यादा हासिल की थी, उसमें किसानों की कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उनकी घोषणा थी, और उस पर किसानों ने उनको वोट भी दिया और भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें ज्यादा उन्होंने हासिल किया। अलबत्ता उनको बहुमत नहीं मिल पाया था। लेकिन अब इस बार फिर उन्होंने 5 हार्स पावर तक किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात कही है। 10 हार्स पावर तक की जो बिजली है किसानों की सिंचाई के लिए, वो उसको उन्होंने कहा कि हम आधा लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये योजना जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2003 तक, 10 वर्षों तक, तब भी ये मुफ्त बिजली योजना थी, और उसकी वजह से जो बिजली बोर्ड था उस समय का और कंपनियां उसकी बनना शुरू हुई थी, बिजली का मध्य प्रदेश में बंटा ढार हो गया था। तो अब सवाल यह है कि इस तरह की जो मुफ्त बिजली की योजनाएं हैं क्या मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति को उस तरफ तो नहीं ले जाएंगी, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक ओल्ड पेंशन एक स्कीम जो है उसकी बहाली की घोषणा की है। ये जो पुरानी पेंशन योजना बंद हुई थी, ये भी कांग्रेस के समय में ही, जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे उस समय ये पुरानी जो पेंशन योजना थी वो बंद कर दी गई थी और उसकी जगह एक नई प्रोग्रेसिव पेंशन योजना लाई गई थी। 2001 के बाद के जो कर्मचारी हैं, शासकीय सेवक हैं मध्य प्रदेश के, उनके हिस्से से, उनके वेतन से एक हिस्सा काटा जाता है और उतना ही सरकार उसमें मिलाती है और एक फंड में जमा करती है, तो सेवानिवृत्ति के बाद वो पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना जो थी उसका पूरी तरह से भार जो है राज्य की सरकार पर आता है, यानी कि वो जनता के ऊपर आता है, और जो टैक्स पेयर्स की राशि है निश्चित रूप से वो जो पेंशन होती है वो विकास में कहीं आप कटौती करते हैं। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो एक बहुत बड़ा उनके बजट का हिस्सा वेतन और भत्तों पर जाता था, करीब करीब बजट का 70% उस पर जाता था। पुरानी पेंशन योजना बंद होने की वजह से प्रदेश में विकास के लिए ज्यादा पैसा मिलने लगा। तो क्या कांग्रेस जिस वजह से सत्ता से गई थी, बजट की कमी से, मुफ्त बिजली योजना, पेंशन योजना जैसी उन वजहों से कांग्रेस वापस नहीं लौट रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस पुरानी पेंशन स्कीम जो है इसको बहाली की जो बात कांग्रेस ने वादा कर दिया है, और निश्चित रूप से ये बहुत एक प्रभावी मुद्दा बनने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनकी भी ये मांग है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, क्योंकि उससे उनके वेतन से कुछ घटता नहीं है और फिर सरकार के धन से, सरकार के कोष से, बजट से उनको मृत्यु पर्यंत वो पैसा मिलता है, बिना किसी काम के उनको ये पैसा पेंशनर्स को मिलता है।
अभी की जो पेंशन स्कीम है, जो वर्तमान में जो चल रही है पेंशन स्कीम, उसमें उसका सरकार का भी योगदान होता है और उस कर्मचारी का भी योगदान होता है। तो वो बदल के जब पूरी पेंशन आप देंगे तो निश्चित रूप से बजट पर आपके देर सबेर असर पड़ेगा और आपकी जो बाकी योजनाएं हैं वो प्रभावी नहीं होती है। तीसरी बड़ी बात है जो आपने अभी कहा भी कि गोबर खरीदी की योजना, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये गोबर खरीदी की योजना जो लागू की थी वो एक बहुत असरकारक योजना है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी किसानों का प्रदेश है और गोबर को लेकर जो पहले एक बड़ा अभियान चला था गोबर से खाद बनाने का, गोबर गैस संयंत्र का, वो चीज भी कहीं पीछे छूट गई है और किसानों को अगर गोबर का पैसा मिलता है तो ये उनकी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। अलबत्ता छत्तीसगढ़ की सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसमें गोबर के मामले में भी घोटाला हुआ है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी अभी हाल में मध्य प्रदेश में ही उन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षा है हम उसमें पैसा देंगे, बालिकाओं को 8वीं तक की बच्चियों को हम देंगे पैसे, फिर 9th 10th की बच्चियों को देंगे, 11वीं 12वीं तक की बच्चियों को हम हर महीने एक तरह से पेंशन देंगे। तो जो एक महिलाओं को सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी ये कहती है लाडली बहना योजना, उसको उन्होंने एक तरह से एक्सटेंड कर दिया है। वैसे उन्होंने मुफ्त शिक्षा की भी घोषणा की है, वैसे भी मुफ्त शिक्षा तो है ही पूरे देश में है, न केवल मध्य प्रदेश में है, बल्कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तभी शिक्षा के अधिकार की एक बात थी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा होती है 14 वर्ष तक के बच्चों की, तो वो मुफ्त शिक्षा तो पहले से ही थी, लेकिन घोषणा पत्र में उसको भी शामिल किया गया है। मेरा ये कहना है इस मामले में पूरे में कि ये जो घोषणाएं हैं पूरी, इनके साथ में चुनाव आयोग भी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी पहले इस बारे में अपनी राय दे चुका है कि जो भी मुफ्त की योजनाएं हैं, जो भी घोषणा पत्र पार्टियां जारी करती हैं, उनको उनके साथ एक आर्थिक जानकारी भी देनी चाहिए कि उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, जो वो देने का वादा कर रहे हैं, उसका बजट कहां से आएगा और वर्तमान में स्टेट का बजट क्या कहता है, दोनों का अंतर क्या वो योजनाएं उस बजट के दायरे में हो सकती हैं बिना आर्थिक घाटे को बढ़ाए या बिना गरीबी बढ़ाए या विकास योजनाओं का पैसा घटाए बिना, क्या वो संभव है? ये बात भी उनको बतानी चाहिए और कांग्रेस को भी बहुत स्पष्ट रूप से ये बताना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी उससे पूछना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब अपना खुद का संकल्प पत्र या वचन पत्र या घोषणा पत्र लेकर आएगी तो उसको भी इस चीज को बताना चाहिए, क्योंकि मुफ्त की योजनाएं किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए बाधा बनती है। हालांकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जो वंचित तबका है, जो कमजोर व्यक्ति है, उनकी आर्थिक मदद भी जरूरी है, लेकिन दोनों में संतुलन बहुत आवश्यक है। सर, मैं कहीं ना कहीं जब ये पूरा घोषणा पत्र देख रहा था और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान जो राजनीति है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी भी मंडला आई, उसके पहले राहुल गांधी धार पहुंचे जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ जनजाति है, लेकिन इस पूरे घोषणा पत्र में आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। मात्र एक 16वें नंबर पे एक बिंदु है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे कांग्रेस शासनकाल का पेशा एक्ट लागू करेंगे। इसके अलावा आदिवासियों के हित में या आदिवासियों के लिए किसी विशेष प्रकार की कोई घोषणा इस वचन पत्र में इनके नहीं दी गई है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जोर इसी पर है और कांग्रेस का भी जोर आदिवासियों पर है। कांग्रेस को पिछली बार जो बढ़त मिली थी वो भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति वाली जो विधायक उनके थे, सीटें जो थी वो कम हो गई थी और कांग्रेस को जयस के साथ गठबंधन करने की वजह से ज्यादा सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार फोकस इस बात पर है 2018 के चुनाव से सबक लेकर कि आदिवासी क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जाए। कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में जैसा कि एक ही बिंदु उसमें दिया गया है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी तरफ से एक लैक है, एक कमजोरी है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, हो सकता है वो अपने घोषणा पत्र में इसको बहुत ज्यादा ले। और मैं पीछे भी जाना चाहता हूं, पहले की जो सरकारें होती थी, जब राज्य का बजट आता है हर साल, उस बजट में भी आदिवासियों की जो योजनाएं होती है, आदिवासी विकास का जो विभाग होता है, उसका नंबर बहुत पीछे होता है और उसमें बहुत कोई स्पष्ट विकास की बात नहीं रहती है। लेकिन आदिवासियों के विकास पर जोर देना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां आदिवासी बहुल, जिसको हम कह सकते हैं, कई सारे जिले आदिवासी बहुल हैं। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी खासी है और इस बार का जो चुनाव का नतीजा है 2008 की ही तरह बहुत कुछ दारोमदार उसका आदिवासी क्षेत्रों में किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं उस पर निर्भर करेगा। पिछली बार का कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे और उसके बाद हमने देखा भी कि तरह तरह की चीजें सामने आई थी। युवाओं को ढोल चराने की और ढोल बजाने की ट्रेनिंग देने की बात कांग्रेस
कांग्रेस ने की थी। इस बार भी इसमें बेरोजगारी भत्ते का जिक्र है, लेकिन युवाओं के कौशल उन्नयन की भी बात की गई है। तो क्या पिछली बार से कांग्रेस ने सबक लिया है कि इस तरीके से युवाओं को रोजगार के नाम पे युवाओं के साथ पिछली बार जो मजाक किया था वो उन पर भारी पड़ा है? देखिए, उन्होंने उनके घोषणा पत्र में 2-3 चीजें रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उन पर उनकी सरकार आ जाए और उस पर अमल भी हो। जैसे उन्होंने कहा कि हर पंचायत में हम 2 कर्मचारियों की वृद्धि करेंगे। निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों में कर्मचारी नहीं होते हैं, इस कारण पंचायतों को काम करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन उसका सीधा सा गणित है कि 53,000 पंचायतें हमारे प्रदेश में हैं, सीधा सीधा 1 लाख से ऊपर लोगों को नियुक्ति उसमें मिल सकेगी, तो एक रोजगार का एक बड़ा अवसर है। बाकी उन्होंने और भी रोजगार सृजन की बात कही है, युवाओं के कौशल उन्नयन की भी बात कही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दा है, वैसे ही बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। भले ही राजनीतिक दल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, घोषित तौर पर इसको स्वीकार नहीं करते हो। जहां उनकी सरकारें होती है वो ये नहीं स्वीकार करते हैं कि वहां बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस ये स्वीकार नहीं करती है कि वहां बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती है। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी 10 साल की बीतती, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई उसके पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के जो बड़े घोटाले कांग्रेस सरकार के समय उन पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बड़ी कोई कार्रवाई, बहुत कोई निर्णायक पोजीशन में जाती हुई दिखी नहीं। वो कांग्रेस क्या कह रही है उस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि लोग निचले स्तर तक, राजनीतिक दल की बात नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, जो हमारा पूरा तंत्र है वो कहीं ना कहीं आम आदमी, किसान हो, बेरोजगार हो, सब लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पीड़ित रहते हैं। तो उसके लिए कोई ठोस बात उसमें होनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस ने नहीं की है तो भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। सर, बस आखिरी सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी इस जो वचन पत्र है इसको किस तरीके से काउंटर कर सकती है? क्या कांग्रेस ने कोई ऐसे लूप होल छोड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिनको मुद्दा बना सके? और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण कि आप कई वर्षों से, कई दशकों से मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते आ रहे हैं, तो आप इस घोषणा पत्र को 10 में से कितने अंक देंगे कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस के साथ कंपल्सन है। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो उनके राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं और तमाम नेता अलग अलग मंचों से जो बातें कह चुके हैं उनको तो शामिल करना उनका दायित्व बनता ही है। जैसे जातिगत आरक्षण की बात है, जातिगत जनगणना की बात है, वो राहुल गांधी लगातार अन्य मंचों से वो लगातार वो कह रहे हैं। उन्होंने एक मुद्दा इसको बना लिया है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो उसको शामिल होना ही था। जैसे छोटी बच्चियों को शिक्षा के लिए जो पैसे देने की बात है हर महीने 12वीं तक की बच्चियों को, तो वो प्रियंका वाड्रा ने अभी 2-3 दिन पहले ये कहा, तो वो शामिल होना नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो राजस्थान की सरकार है वो पहले ही मतलब कह चुकी है वहां कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो कंपल्सन उनके साथ है, उन सारे कंपल्सन को शामिल करना उनके लिए बहुत जरूरी था। और पिछले चुनाव में उन्होंने जो बातें कही थी जिनको लेकर वो पूरे नहीं कर पाए 15 महीने में, वो उनको भी शामिल करना उनको, जैसे उन्होंने कहा किसान कर्ज माफी योजना जो है उनकी वो लागू रहेगी, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि हमें ज्यादा वक्त नहीं मिला, हमारी सरकार असमय गिरा दी गई। हालांकि उनको बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने जोड़ तोड़कर ही सरकार बनाई थी और जोड़ तोड़कर बनाई हुई सरकार किसी और जोड़ तोड़ से गिर गई थी वो। लेकिन समय कमलनाथ की सरकार को कम मिल पाया था 15 महीने में ही, तो बहुत सारी वो चीजें नहीं कर पाए थे, वो उन्होंने शामिल की है। मुझे लगता है कांग्रेस घोषणा पत्र जो उन्होंने बनाया है इसको और भी बेहतर वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन सवाल यह है ये घोषणा पत्र 5 वर्षों के लिए है और जनता ने जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी से, अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिला था लेकिन सीटें कम मिली थी। देखना यह है कि ये घोषणा पत्र और इसके जवाब में जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा वो दोनों ही पार्टियों को 2018 के चुनाव से 2023 के चुनाव में कितना भिन्न स्तर पर खड़ा करता है, मतदाता उस पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। गेंद अब मतदाता के पाले में है, मतदाता ही लोकतंत्र में ईश्वर होता है, वही तय करता है और जितना ज्यादा मतदान होगा उतना ही ज्यादा बेहतर परिणाम आएगा, सही परिणाम आएगा। और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा मतदान हो, लोग जागरूक होकर मतदान करें और घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं उनको समझने की चेष्टा करें, केवल नारों में या वादों में या घोषणाओं में ना आए। प्रदेश की बेहतरी के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है सिर्फ मुफ्त की योजनाओं के झांसे में आने के बजाय उसको
प्रदेश के हित में क्या है, मेरे हित में क्या है, ये सोचना चाहिए मतदाता को। मुझे लगता है मतदाता बहुत जागरूक है और वो दोनों ही पार्टियों के जब घोषणा पत्र देखेगा या और भी जो प्रत्याशी मैदान में होंगे उनके घोषणा पत्र जब देखेगा तो उनको सबको देखने के बाद ही वो अपना निर्णय लेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने इस घोषणा पत्र को और मजबूत कर सकती थी, लेकिन अब जो गेंद है वो मतदाताओं के पाले में है और वास्तव में आगामी चुनावों में इस घोषणा पत्र का रिजल्ट क्या रहने वाला है, जनता पर यह घोषणा पत्र कितना प्रभाव डालने वाला है, वो आगामी समय में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई हर एक सटीक जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।